हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स क्लास 100 चैलेंज सीरीज में आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम जो कि एनाटॉमी सब्जेक्ट का आपका एक टॉपिक है, वहां से 25 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आज वाली क्लास में। जैसा कि अर्लियर क्लासेस आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिला है, ठीक उसी टाइप का एक्सप्लेनेशन भी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज कंसीडर्ड नॉर्मल फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मल फास्टिंग यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, देखिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग भी होता है और पोस्ट प्रैंडियल भी होता है। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कि सर इट इज 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, समटाइम्स 70 to 110 mg भी पर डेसीलीटर करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर 110 है नहीं, 70 to 100 mg पर डेसीलीटर भी एक्चुअल डेटा है, या 110 अप टू 110 तक यानी 110 mg पर डेसीलीटर तक क्या है आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल्स आते हैं। देन आपका पोस्ट प्रैंडियल अगर पूछा जाए तो पोस्ट प्रैंडियल क्या होता है, 140 to 160 mg पर डेसीलीटर, ठीक है ना। यानी कि अगर यहाँ पर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल पूछा गया है, दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। अगर यही आंसर क्या पूछा जाता, यही क्वेश्चन पूछा जाता कि पोस्ट प्रैंडियल नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, तो 140 to 160 mg पर डेसीलीटर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्लियर होगा। पोस्ट प्रैंडियल पूछेगा तब भी सही आंसर लगाओगे, और अगर आपको नॉर्मल पूछा गया तब भी सही है। तो 60 to 90 mg पर डेसीलीटर, दिस इज अ रेंज इज स्लाइटली बिलो द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। स्लाइटली बिलो है यानी कि थोड़ा सा कम है। 70 to 100 mg पर डेसीलीटर ये क्या है जी, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है। 110-130 mg पर डेसीलीटर ये बेसिकली फास्ट ग्लूकोज या प्री डायबिटिक कहलाता है। 140 to 160 mg जो आपका है जी, ये डायबिटीज मेलिटस है, आपको परसिस्टेंट हो गए हैं यानी आपको ये बीमारी हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, व्हाट डज HbA1c टेस्ट मेजर इन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में HbA1c जो आपका टेस्ट होता है वो क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज लेवल, एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर पास्ट 2 to 3 मंथ, या इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल। कौन से लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो सर बेसिकली ये क्या करते हैं, एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर पास्ट 2 to 3 मंथ जो होता है, 2 या 3 महीने का जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो बेसिकली HbA1c टेस्ट से आप क्या करते हैं स्टूडेंट, फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि सर इट मेजर करेंट ग्लूकोज नॉट लॉन्ग टर्म कंट्रोल रेफर टू PVP पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, HbA1c ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट द एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर द 8 to 12 वीक्स, यानी लगभग 2 से 3 महीने तक एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जो रहा वही आपका क्या है जी, HbA1c टेस्ट से हमें पता चलता है। 2 आर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 190 mg पर डेसीलीटर इंडिकेट, यानी मान के चलिए आपने भोजन ग्रहण किया, 2 घंटे के बाद आप ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करवाने जाते हैं और वो आपको निकलता है 190 mg पर डेसीलीटर। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल शुगर लेवल है, हाइपोग्लाइसीमिया है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, या डायबिटिक मेलिटस है। तो मैंने आपको बताया था कि सर करेंट रेंज जो होता है वो 140 to 160 mg होता है पोस्ट प्रैंडियल में, यहाँ 190 है यानी कि अबव है, तो ये क्या है जी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज टॉलरेंस को इम्पेयर्ड कर रहा, या हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक के नियर अबाउट जाने वाला है, डायबिटिक्स होने वाले हैं। तो पोस्ट प्रैंडियल नॉर्मल जो होता है, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो लेस देन 140 mg पर डेसीलीटर है, 190 mg पर डेसीलीटर इज टू हाई, ये बहुत ज़्यादा हाई है। हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसका मतलब तो क्लियर ही है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इज यूजुअली बिटवीन 140 to 199, यानी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या कहलाता है, तो सर 140 to 199 mg पर डेसीलीटर, बट वैल्यू इज ऑन एन एवरेज 200 mg पर डेसीलीटर आर डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए यानी थायराइड का लेवल कम हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म का सिंपल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, थायराइड का लेवल कम होना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी को हो जाए तो उस केस में क्या हमें कॉमन सिम्टम्स दिखाई देंगे, वेट लॉस होगा, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा यानी ठंड बर्दाश्त नहीं होगा, या पैल्पिटेशंस होगा यानी हार्ट बीट अप एंड डाउन होंगे,
4 सिम्टम्स यहाँ पर दिए गए हैं। सिंपली अगर देखोगे हाइपोथायराइडिज्म किसी को हुआ है तो उस केस में कोल्ड यानी ठंड जो है वो आपको परेशान करेगा। ठंड में आपको यानी जहां भी आपने कुछ भी कोल्ड ऊपर नीचे लिया, मतलब ठंडी चीजें लिया, तो आपको परेशानी होगी। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो वेट लॉस बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलता है, यानी जिनको हाइपरथायराइड होता है उन केस में वेट लॉस होता है, ठीक है ना। इंक्रीज्ड स्वेटिंग, ये भी आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा, यानी अगर किसी को थायराइड का लेवल ज्यादा है तो उस केस में स्वेटिंग भी होगा और वेट लॉस भी होगा। कोल्ड इंटॉलरेंस जो है वो सर हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको देखने को मिलता है। और पैल्पिटेशन भी बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म में है, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो वजन कम होंगे, स्वेटिंग ज्यादा होगी, पैल्पिटेशंस होंगे, ये सब सिम्टम्स हाइपर का है। हाइपो में आपको कोल्ड इंटॉलरेंस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अ पेशेंट विद अ कशिंग सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पेशेंट है जिनको कशिंग सिंड्रोम हुआ, उसका मतलब क्या है, लो बीपी, मून फेस एंड सेंट्रल ओबेसिटी, एक्सोथैलेमस वेट लॉस या इंक्रीज पिगमेंटेशन एंड सॉल्ट क्रैबिंग। तो सर बेसिकली जिनको कशिंग सिंड्रोम होगा उनके मून फेस हो जाएगा और सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी, सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। लो बीपी एंड डिहाइड्रेशन सीन इन एडिशन डिजीज नॉट कशिंग, ठीक है ना। लो बीपी डिहाइड्रेशन एडिशन में देखने को मिलता है, कशिंग में नहीं देखने को मिलता। मून फेस एंड सेंट्रल ओबेसिटी बेसिकली कशिंग सिंड्रोम का सिम्टम्स है जी, क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। एक्सोथैलेमस एंड वेट लॉस, ये आपका ग्रेव डिजीज का यानी हाइपरथायरॉयडिज्म का ये सिम्टम्स है, एक्सोथैलेमस एंड वेट लॉस। और इंक्रीज पिगमेंटेशन वगैरह एडिशन डिजीज का है, जिसमें कोर्टिसोल यानी एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होना एडिशन डिजीज कहलाता है, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाना कशिंग सिंड्रोम कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो इन सब का मीनिंग्स भी आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, याद रखना। विच सिम्टम इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस का जो बेस्ट सिम्टम्स है वो क्या है जी, ब्रेडिकार्डिया, पोलीयूरिया, हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन। तो बहुत ज्यादा यूरिन का पास होना, पोलीयूरिया है ना, बहुत ज्यादा यूरिन का पास होना, दैट इज द मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, यूरिन बहुत ज्यादा होता है। तो ब्रेडिकार्डिया हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉट डायबिटीज। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का कम होना, ये डायबिटिक का नहीं है जी, बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म का है। पोलीयूरिया ये डायबिटिक पेशेंट का है, बहुत ज्यादा यूरिन का, फ्रीक्वेंटली यूरिन होना। हाइपोटेंशन बेसिकली एडिशन डिजीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एंड्रोजन कोर्टिसोल का लेवल वहां पर कम हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड का लेवल कम है, तो उस केस में कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कोल्ड वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड इनमें से कौन से सिम्टम्स हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट का कम होना, पोलीयूरिया यूरिनेशन ज्यादा होना, हाइपोटेंशन बीपी का कम होना, कॉन्स्टिपेशन बीपी का कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना यानी मूवमेंट कम होना। तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, बीपी का लो होना बेसिकली आपका। तो फटीग एंड ड्राई स्किन बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म है, स्किन ड्राई हो जाता है, थकान भी होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। स्लो हार्ट रेट एंड वेट गेन, वजन का बढ़ना, हार्ट रेट कम होना हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है ना। हीट इंटॉलरेंस एंड ट्रीमर्स बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म है। डिप्रेशन एंड हेयर लॉस बेसिकली नॉन स्पेसिफिक है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिल सकता है अगर डिप्रेशन एंड हेयर लॉस है तो, ठीक है ना। और हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसिकली ये नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, Which of the following insulin type has the fastest onset of action? किस इंसुलिन का फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है जी, कौन सा इंसुलिन है फास्ट ऑनसेट। बेसिकली फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन में पढ़े होगे, फास्ट एक्टिंग यानी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ऐसे आप लोगों ने अलग अलग टाइप्स पढ़ा होगा। तो रैपिड एक्टिंग यानी फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सा होता है, रेगुलर, एनपीएच, इंसुलिन ग्लार्जिन या इंसुलिन लिस्प्रो। तो इंसुलिन आपका जो लिस्प्रो है, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन आपका अस्पार्टेट
है ना, ये सब आपके क्या है जी, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। रेगुलर इंसुलिन में है शॉर्ट 30 to 60 मिनट होता है, एनपीएच इंटरमीडिएट होते हैं, इंसुलिन ग्लार्जिन ये आपका लॉन्ग एक्टिंग है और इंसुलिन लिस्प्रो आपका रैपिड एक्टिंग है जी, ठीक है। विच इंसुलिन टाइप इज टिपिकली यूज फॉर बेसल ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, लॉन्ग टर्म के लिए अगर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करना है तो कौन सा इंसुलिन लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन ग्लूलिसिन ये क्या है जी, आपका रैपिड एक्टिंग है। इंसुलिन एस्पार्ट ये आपका रैपिड एक्टिंग है। इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन भी आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग है। इंसुलिन ग्लार्जिन आपका लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजी का, बेसिकली वहां से कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं ताकि नॉर्सेट का आपका क्वेश्चन बहुत सही से सॉल्व हो जाए। तो इंसुलिन ग्लूलिसिन, देखिए ग्लूलिसिन एस्पार्टेट और लिस्प्रो ये तीन जो होते हैं वो फास्टेस्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं, ठीक है ना। रेगुलर इंटरमीडिएट, सेमिलेंटी इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन ये दो इंसुलिन एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कहां पर, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में। और इंसुलिन ग्लार्जिन ये बेसिकली किसका एग्जांपल है जी, आपका एग्जांपल है लॉन्ग एक्टिंग का, ठीक है। तो यहां पर ये क्लासिफिकेशंस में दिया गया है स्टूडेंट, मेंशन किया गया है कि कौन किसका इंसुलिन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement about insulin administration is correct, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं, इंसुलिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इंसुलिन इज यूजुअली गिवन ओरल विथ मील, भोजन के साथ दिया जाता है, ओरली बिल्कुल भी नहीं सर। इंसुलिन इज इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरली फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन, इंसुलिन शुड बी इंजेक्टेड इनटू डीप वेन्स या इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेड सबक्यूटेनियसली। तो सर इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियसली, सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन को दिया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इंसुलिन का वो क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है। ऑप्शंस डी स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा अगर आप ओरली देंगे तो ये जीआई में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वीन्स के थ्रू ये आईवी इंसुलिन इमरजेंसी में बेसिकली दिया जाता है, रूटीन वर्ड के लिए नहीं दिया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सबक्यूटेनियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल, फीमेल में एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है। फीमेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दो बेसिक हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन में एस्ट्रोन है, आपका एस्ट्राडायोल है, एस्ट्रायोल है, ये सब एस्ट्रोजेंस के अंडर में आते हैं। तो एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, स्टिमुलेशन ऑफ ओवुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम आफ्टर ओवुलेशन। तो सर सेकेंडरी सेक्सुअल प्रॉपर्टीज जो आपका होता है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, सेक्सुअल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो बॉडीज के अंदर में डेवलप होते हैं किसी फीमेल में किन्हीं गर्ल्स में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो एस्ट्रोजन का मेजर फंक्शन है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का क्या करना जी, इनहेंस करना या उसको डेवलप करना। तो प्रेगनेंसी बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। स्टिमुलेशन ओवुलेशन कब होगा, जब एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा, सर्ज पर होगा, पीक पर होगा। एस्ट्रोजन प्रमोट ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन फीमेल क्लासिक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इन सब में हेल्प करेगा। थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम आफ्टर ओवुलेशन ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन नॉट एस्ट्रोजन, थिकनिंग जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है, आपका एस्ट्रोजन के कारण नहीं होता है। Which hormone is primarily responsible for preparing the uterus for implantation of fertilized egg, कौन सा हार्मोन जो है फर्टिलाइज एग, यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, तो उस जाइगोट जब आगे जाकर के ब्लास्टुला ग्रेस्टुला का फॉर्मेशन करता है और जब वो इम्प्लांट होने के लिए आता है फीमेल के यूट्रस वाले पार्ट में, तो कौन से हार्मोन उनको वहां पर इम्प्लांट करने में हेल्प करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन। तो सर उस केस में प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन है स्टूडेंट, तो प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करेगा, उसको इम्प्लांट करने में हेल्प करेगा, इसलिए तो प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एस्ट्रोजन हेल्प बिल्ड द एंडोमेट्रियम इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, उस केस में है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग डेवलपमेंट, नो यूट्राइन चेंजेस में कुछ भी नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर क्या है जी, करेक्ट आंसर है, जो कि इम्प्लांटेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि फर्टिलाइज्ड एग जो जाइगोट होता है, या हम कह सकते हैं ब्लास्टुला या गैस्टुला होता है, उनको ये इम्प्लांट करने में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन इज अ प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन मेल,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेजर हार्मोन्स है, टेस्टिस के थ्रू सिक्रीट होते हैं। कहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली सर्टोली सेल में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में या लेडिग सेल में। कहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं? तो सर ये बेसिकली लेडिग सेल में प्रोड्यूस होते हैं। सर्टोली सेल इसको नरिश करने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सर्टोली सेल सपोर्ट स्पर्म डेवलपमेंट, नॉट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। सर्टोली सेल में बेसिकली स्पर्म डेवलपमेंट होता है, यानी नर्सिंग करते हैं। नर्सिंग मतलब नरिश करना, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना। एड्रिनल कॉर्टेक्स तो सर बेसिकली एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जाना जाता है ना, लेडिक सेल के नजदीक। और लेडिक सेल में बेसिकली क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। Which of the following is not a function of testosterone? टेस्टोस्टेरोन का इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है स्टूडेंट? ये पूछा गया है। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स मास, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। तो सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अगर बात की जाए तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। अगर देखा जाए तो मेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कोई रोल है नहीं, तो दैट्स वाई टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पर ये रोल नहीं है। मसल्स मास को क्या करता है? डेवलप करता है। वॉइस को डीप कर मतलब बहुत ज्यादा भारीपन लाता है। अनफेशियल हेयर ग्रोथ यानी मस्टेच, बियर्ड, इन सब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मसल्स मास, टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक एंड प्रमोट्स मसल्स ग्रोथ, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ये भी बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बेसिकली सर टेस्टोस्टेरोन का रोल नहीं होता। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अपना रोल प्ले करता है फीमेल के केस में। Which of the following is the primary action of parathyroid? पैराथायरॉइड हार्मोन जो होते हैं, यानी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, पैराथ हार्मोन कहा जाता है, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, यूरिन से कैल्शियम एक्सक्रीशन को बाहर करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इंक्रीज फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड या लोअर सीरम कैल्शियम लेवल। बेसिकली देखिए बॉडी में जब हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब आपके ब्लड के अंदर में कैल्शियम का कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है तो हार्मोन रिलीज होते हैं। पैराथ हार्मोन क्या करते हैं? तो आपके बोन से, आपके किडनी से या इंटेस्टाइनल रीजन से कैल्शियम को ब्लड के अंदर में लेकर के आते हैं और ब्लड के अंदर में कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट कौन काम करता है स्टूडेंट? तो सर कैल्सिटोनिन इसके अपोजिट काम करता है। वो क्या करता है? तो ब्लड के अंदर में जब हाइपर कैल्सीमिया होता है तो उसको हाइपोकैल्सीमिया में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है। तो सर ये बेसिकली क्या करेगा? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर में कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब हाइपोकैल्सीमिया होगा ब्लड के अंदर में कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे, उस केस में बॉडी पैराथ हार्मोन को रिलीज करेगा और कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। और जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तब बॉडी कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, जो कि पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं और वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। कैल्शियम का एक्सक्रीशन पैराथ हार्मोन रिड्यूस करता है कैल्शियम के एक्सक्रीशन को, वो किडनी से कैल्शियम को वापस लाता है कहां पर? ब्लड के अंदर में। फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करता है और बेसिकली क्या करता है जी? कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके किडनी से, आपके बोन्स से या आपके इंटेस्टाइनल रीजन से क्या करता है? लेकर के आता है। A patient with a hypoparathyroidism is most likely to develop which of the following? अगर किसी पेशेंट को पैराथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाइपोकैल्सीमिया। उसको क्या हो जाएगा जी? कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि देखिए जब हाइपोकैल्सीमिया होगा तो बॉडी पैराथ हार्मोन रिलीज करेगी। अब अगर आपके अंदर पैराथ हार्मोन है ही नहीं या पैराथ हार्मोन का लेवल कम है तो आपको क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। Which of the following symptom is most commonly associated with hyperparathyroidism? यहाँ पर क्या कह रहा जी कि इनमें से कौन सा सिम्टम जो है मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से? यानी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अगर किसी को हुआ तो उसका लक्षण क्या होगा स्टूडेंट? मसल स्पाज्म एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब एपिलेप्टिक लाइक सिम्टम्स होना, ब्रिटल नेल्स एंड ड्राई स्किन, बोन पेन एंड किडनी स्टोन, इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन यानी भूख का लगना, वजन का बढ़ना। हाइपरथायरॉयडिज्म है क्या? तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोन पेन एंड किडनी में स्टोन होना। बोन्स यानी हड्डियों में दर्द होगा और किडनी में स्टोन्स होंगे। ये बेसिकली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्या है जी? सिम्टम्स है। तो मसल स्पाज्म एंड कन्वर्जन बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में। ब्रिटल नेल्स एंड ड्राई स्किन बेसिकली ये भी आपका न्यूट्रिशनल इश्यूज है। बेसिकली बोन पेन एंड किडनी स्टोन करेक्ट हाई पैराथ हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात हो रही है, यानी कि
पहला हार्मोन अगर किसी में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बोन में पेन होगा, क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम को कहां लाया जाएगा, ब्लड के अंदर में, तो आपकी बोन्स क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। ओस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिल सकता है इस केस में, ठीक है ना, और किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन सिक्रेटेड बाय द पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जिनका मेजर फंक्शन क्या है। मेलेटोनिन बेसिकली आपके सर्काडियन साइकिल को यानी स्लीप अवे के साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो सर स्टिमुलेट एपेटाइट एंड डाइजेशन, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, कंट्रोल सर्काडियन रिदम एंड स्लीप अवे के साइकिल। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। आपको नींद कब आएगी, नींद कब खुलेगी, और सर्काडियन साइकिल जो हमारी बॉडी में होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, वो उसको ये मेलेटोनिन क्या करता है, रेगुलेट करता है। पिनियल ग्लैंड से ये रेगुलेट होते हैं, और ड्यूरिंग नाइट यानी जब डार्क कंडीशन होता है, यानी एटमॉस्फेयर यानी रात जब होती है, जब पूरा अंधेरा होता है, उस केस में पिनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और मेलेटोनिन को रिलीज करते हैं। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी स्लीप वेक साइकिल को ये मेंटेन करता है सर, और साथ ही साथ में क्या करता है, तो सर सर्काडियन साइकिल को मेंटेन करता है। तो मेलेटोनिन इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक एंड स्लीप वेक पैटर्न्स को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। मेलेटोनिन सेक्रीशन फ्रॉम द पिनियल ग्लैंड इज हाईएस्ट ड्यूरिंग, कब ये सबसे ज्यादा मेलेटोनिन रिलीज होगा, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर में, डे टाइम विद ब्राइट लाइट में, नाइट टाइम इन डार्कनेस, या आफ्टर फूड इनटेक। मैंने अभी आपको क्या किया, जब पूरी रात हो यानी जब नाइट हो, जब डार्क हो, अंधेरा हो, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा मेलेटोनिन रिलीज होते हैं। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, नाइट टाइम इन डार्कनेस। क्लियर, तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। मेलेटोनिन सेक्रेशन अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, डे टाइम में भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ये आपको बेसिकली नाइट में ही देखने को मिलेगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट रिजल्ट टिपिकली इंडिकेट प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। किस केस से हमें पता चलता है कि उस सामने वाले पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, यानी थायराइड का कंसंट्रेशन जो है वो कम हुआ है। लो TSH, हाई T3 एंड T4, हाई TSH, लो T3 एंड T4, लो TSH, लो T3 एंड T4, या हाई TSH एंड हाई T3 एंड T4। अब हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होता है। हाई TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा, लो T3 एंड T4। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होगा लेकिन T3 T4 क्या होंगे, कम होंगे। हाइपोथायराइडिज्म यानी T3 यानी ट्राइआयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन का लेवल कम होना, ये आपका क्या है जी, हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म में याद रखिएगा, लो TS आपका TSH होगा, है ना, आपका हाई TSH होगा एंड लो T3 एंड T4 होगा, ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। द थायराइड ग्लैंड इज अंडर एक्टिव, सो T3 एंड T4 आर लो। द पिट्यूटरी कंपनसेट बाय द रिलीजिंग मोर TSH। इस केस में पिट्यूटरी बहुत ज्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है। व्हाट डज अ लो TSH लेवल अलोंग विद द T3 एंड T4 इंडिकेट। व्हाट डज अ लो TSH लेवल, अगर किसी की बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम है और हाई T3 एंड T4 है, T3 एंड T4 का लेवल ज्यादा है, इट मींस कैसा है, तो सर उसको हाइपरथायराइडिज्म हुआ है। TSH लो है, TSH लो है और T3 T4 हाई है तो हाइपरथायराइडिज्म। TSH हाई है, T3 T4 लो है तो हाइपोथायराइडिज्म। क्लियर, चलिए, तो हाइपोथायराइडिज्म यूजुअली सो हाई TSH एंड लो T3 T4, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हाई TSH एंड नॉर्मल T3 T4, ये सब आपको डेटा दिया गया है स्टूडेंट्स, इन डेटा को आपको याद करके जाना है। विच हार्मोन इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग अर्ली थायराइड डिसफंक्शन। कौन से हार्मोन जो है वो अर्ली यानी कि प्राथमिक रूप से जो सबसे पहले डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं कि आपको थायराइड डिसफंक्शन हुआ है, यानी थायराइड इम्बैलेंस हुआ है, थायराइड का रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं हो रहा है। कौन से हार्मोन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो सर बेसिकली TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर ये हाई है तो हाइपोथायराइडिज्म, अगर ये लो है तो हाइपरथायराइडिज्म। क्लियर, ये TSH के कारण आपको देखने को मिलता है। तो T3 बेसिकली अर्ली डिजीज लेस सेंसिटिव है, और T4 भी आपको बहुत ज्यादा ये नहीं है, कैल्सिटोनिन तो इसका पार्ट ही नहीं है। TSH इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर एंड ऑफन the first to change in thyroid disorder even before T3 and T4 level become abnormal। T3 T4 लेवल कम होगा, ज्यादा होगा, उससे पहले TSH का लेवल कम या ज्यादा हो जाता है, इसलिए TSH मेजर है, प्राइमरली इंडिकेशंस है।
विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कौन करता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा इंसुलिन, बढ़ाएगा ग्लूकागोन, है ना, यही ना, तो सर ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, कॉर्टिसोल भी इंक्रीज करता है, इंसुलिन कम करते हैं, एपिनेफ्रिन भी इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। वैसे मेजर इंक्रीज कौन करता है, ग्लूकागोन, मेजरली आपके ब्लड के अंदर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के लिए ग्लूकागोन जाना जाता है, इंसुलिन कम करने के लिए जाना जाता है, कॉर्टिसोल एपिनेफ्रिन के पास भी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करने की प्रॉपर्टीज है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना, यानी ग्लूकागोन तो करता ही करता है और आपका एपिनेफ्रिन वगैरह भी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट यहां से क्या करना है स्टूडेंट, चूज करना है। फर्स्ट है इट इज कॉज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्या ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस के कारण होता है। इट टाइपिकली अकर्स इन अडल्टहुड, अडल्टहुड में बेसिकली देखने को मिलेगा। इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल एंड इट कैन बी मैनेज्ड बाय ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग अलोन, केवल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से ही अलोन देखने को मिलते हैं। तो सर इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल, बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, यानी कि आपका बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाना, इंसुलिन का सिंथेसिस बंद हो जाना, इंसुलिन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता है क्योंकि बीटा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो सर इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज का सिम्टम है, अडल्टहुड में टाइप 2 होता है, ये टाइप 1 जो होता है वो अडल्टहुड में नहीं होता है, अर्ली ऑनसेट होता है, जुवेनाइल ऑनसेट कहलाता है, और ये सर बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, लेस देन 10% लोगों में देखने को मिलता है, और इनकी ट्रीटमेंट जो है वो ओनली इंसुलिन है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में हम केवल और केवल इंसुलिन दे सकते हैं। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी, ठीक है ना। विच सिम्टम इज मोस्ट लाइकली इन अ पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया का सिंपल मतलब हुआ ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होना हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। तो विच सिम्टम इज मोस्ट लाइकली इन अ पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड कौन सा है, ड्राई माउथ एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बहुत ज्यादा ड्राई माउथ होना या फ्रीक्वेंटली आपको यूरिन बाहर आना, ब्लड विजन एंड हाई ब्लड शुगर, ब्लड विजन का होना, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाना, शेकिनेस, स्वेटिंग एंड कंफ्यूजन या वेट गेन एंड फटीग। तो सर बेसिकली क्या होगा, शेकिनेस होगा, स्वेटिंग होगा एंड कंफ्यूजन, ये सब आपके हाइपोग्लाइसीमिया का क्या है जी, सिम्टम्स है। ड्राई माउथ एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हाइपरग्लाइसीमिया का सिम्टम है, हाइपर मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना, ब्लड विजन एंड हाई शुगर ये आपका हाइपरग्लाइसीमिया का है, ब्लड विजन का होना। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में लीडिंग है, शेकिंग, स्वेटिंग, डिजीनेस, कंफ्यूजन, ये सब आपको हाइपोग्लाइसीमिया है। वेट गेन एंड फटीग बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या है जी, आपका सिम्टम्स है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो कि आपका एक मेजर सिस्टम है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हार्मोन्स रिलेटेड सारे कंसेप्ट इसमें आते हैं। 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट, यहां पर सॉल्व किया। आप अगर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ में आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है GDC नर्सिंग। इजीली आप प्ले स्टोर से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको थियरी आपको प्रैक्टिस करने के लिए MCQs और साथ ही साथ में जितने भी जॉब रिक्रूटमेंट आते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट का या अदर जो भी नोटिफिकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी नोटिफिकेशंस हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होते हैं। तो आप अपने जूनियर्स, सीनियर्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपका नॉर्सेट प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छी से प्रिपरेशन चल रहे होंगे, और जो हमारी टीम, हमारा एक्सपर्टीज डे हर एक दिन आपको प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन को, वो आपको जरूर रिवाइज करने में हेल्प मिल रहा होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।